मेरा नाम नवाज है और मैं अब आप लोगों का एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लूंगा जो कि है हम लोगों का मिशन युवा ऐप और पोर्टल के ऊपर। तो सुबह से आप लोगों ने काफ़ी सारे सेशंस अटेंड करे हैं जिसमें आपको बताया गया है कि मिशन युवा हम लोगों ने क्यों स्टार्ट करा, मिशन युवा के अंदर क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, मिशन युवा क्या क्या इन्विजन करता है, कैसे वो लेन देगा, कौन कौन से टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस हम लोगों ने रखे हैं और आप लोगों का क्या क्या उसमें सपोर्ट रहेगा एस बी एच डी मेंबर्स, एस एस बी डी ओ मेंबर्स, एस डी एल आई सी मेंबर्स। आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जो भी एप्लीकेंट हम लोग के पास आ रहा है या फिर जो भी सिटीजन आ रहा है मिशन युवा के अंदर सर्विसेज अवेल करने के लिए, उसके हिसाब से। तो अब हम देखेंगे ये वाले सेशन में कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल आप लोगों के पास है उन सारी सर्विसेज को रियलाइज करवाने के लिए और एप्लीकेंट के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल हम लोगों ने बनाया है वो है मिशन युवा ऐप और मिशन युवा पोर्टल। उसी पे हम लोग अब आगे देखते हैं। तो मिशन युवा ऐप और पोर्टल में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कितने टाइप के एंटरप्राइज हम लोग के पास होते हैं मिशन युवा के अंदर। अगर कोई मुझे बता सके कि हम लोगों ने कितने टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस को डिफाइन करा है स्कीम के अंदर। 4। कौन कौन से है वो 4? नैनो है एक, तो उसके बाद एमएसएमई। कौन से एमएसएमई भी 2 टाइप के हैं। एक तो एमएसएमई इज इन फोकस एंड सनराइज सेक्टर, फोकस एंड सनराइज सेक्टर में हम लोग का एमएसएमई है, और दूसरा हम लोग का है जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई चल रहे हैं जो माइक्रो है हम लोग के वो। उसके बाद हम लोग की 4th कैटेगरी क्या है, अगर कोई बता सके तो? बिजनेस एक्सेलरेटर आ गया। उसके अलावा 4th कैटेगरी हम लोग की क्या है? न्यू एंटरप्राइजेस। अब इसमें मुझे कोई बता सकता है कि इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन क्या क्या रखी है? नैनो एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम लोगों ने क्या डेफिनेशन रखी है? 10 लाख तक और छोटे बिजनेसेस बेसिकली, जिसमें 1 या 2 लोग फैमिली के या फिर एक आदमी आपने हायर करके कर लिया, एंड 10 लाख तक का आप लोगों की लागत आ रही है। उसके अलावा हम लोग का जो एमएसएमई इन फोकस एंड सनराइज सेक्टर है, इसका क्या फाइनेंशियल ब्रैकेट हम लोगों ने रखा है, अगर कोई बता पाए तो? 10 लाख टू 50 लाख या फिर कुछ और? 1 करोड़। और किस टाइप के सेक्टर है हम लोग के? अगर फोकस सेक्टर और सनराइज सेक्टर का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो किस टाइप के सेक्टर आएंगे? क्योंकि फिर आप लोग ही जब ग्राउंड पे डीपीआर बनाएंगे तो आप लोग डिफाइन कर रहे होंगे कि कौन सा सेक्टर फोकस में आ रहा है, कौन सा नहीं है। हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम लोग रखें इसमें तो आएगा, सनराइज में आएगा वो भी। तो वो ब्रॉड हमारी कैटेगरी में ये सारे सेक्टर्स आ रहे हैं। उसके अलावा हम लोग का जो बिजनेस एक्सेलरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस जो हम लोग के माइक्रो है, उसकी हम लोगों ने क्या डेफिनेशन रखी है? कोई अगर रैंडम गेस भी आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, गलत भी होगा तो चलेगा। बताइए जो भी आप लोग सोच रहे हैं, इसकी क्या डेफिनेशन हम लोगों ने रखी है? हाँ बताइए सर आप। इसमें हम लोगों ने रखा है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम लोगों ने बिजनेस एक्सेलरेशन वाले अंडर कैटेगरी के अंदर रखा है। उसके बाद जो हम लोग के न्यू एंटरप्राइजेस हैं, इसमें हम लोगों ने कोई फाइनेंशियल ब्रैकेट डिफाइन नहीं करा है, क्योंकि ये नए टाइप के स्टार्टअप्स हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा और भी बिजनेसेस का, बाकी बिजनेसेस का सपोर्ट रहेगा, तो इसमें फाइनेंशियल हम लोगों ने डिफाइन नहीं करे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एक 4 मेजर सीज क्या थे इस प्रोग्राम के अंदर। एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग के 4 सीज थे: कैपिटल, क्रेडिट, कल्चर एंड कैपेसिटी। तो अगर हम लोग क्रेडिट के अंदर, कैपिटल के अंदर देखें तो सबसे पहले तो हम लोग जो लोन्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट सबवर्जन दे रहे हैं, सारे 4 टाइप के एंटरप्राइजेस को हम लोग के वो कैपिटल के अंदर आ गए। उसके बाद हम लोग की कनेक्टिविटी आ गई, जिसमें हम लोग न्यू टाइप के मार्केट्स को एंगेज कर रहे हैं, जिसमें ट्रेड फेयर हो गया या फिर ओएनडीसी या फिर ऑनलाइन जो मार्केट्स हैं, उसको कैसे हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और उनकी मार्केट रीच हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर हम लोग कनेक्टिविटी में बात करेंगे। उसके बाद फिर कैपेसिटी आ गया कि कैपेसिटी, अगर मान लीजिए मैं कोई नया एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे अपने आप को अपस्किलिंग करनी है, मुझे सीखना है कि मार्केटिंग कैसे होगी मेरे प्रोडक्ट्स की, या फिर मुझे एक्सपोर्ट करना है अपने प्रोडक्ट्स को, तो मैं एक्सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, या फिर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं तो मैं कैसे सेल्स कर सकता हूँ, फेसबुक एड्स कैसे रन कर सकता हूँ, तो वो सारे कोर्सेज मैं यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल्स के थ्रू सीख सकता हूँ।
उसके बाद हम लोग का लास्ट सी क्या था कि कल्चर। कल्चर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म हम लोगों ने जो है वो यूज करा है। इसमें बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि एक पूरे सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हो, कि जिसमें हम लोग का जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक एनवायरनमेंट है वो बने एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। जैसे अभी कोई भी युवा होता है या फिर कोई भी इंसान आता है, उसने कॉलेज की डिग्री करी, उसने स्कूल में अपना ग्रेजुएशन करा, उसके बाद वो सोचता है कि मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए, मैं कहीं पे जॉब कर लूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ, या फिर मैं दिल्ली चला जाऊँ, या फिर कश्मीर में कहीं पे या जम्मू में कहीं पे प्राइवेट जॉब कर लूँ। उस माइंडसेट को चेंज करके एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं कि सब लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं वो कॉलेज या स्कूल से निकलने के बाद ये सोचे कि मैं अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर जो हम लोग काम करेंगे वो हम लोगों ने कल्चर के अंदर डिफाइन करा है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि मिशन युवा ऐप और पोर्टल के हम लोगों ने क्या क्या चीजें रखी हैं। तो 2 मिनट का हम लोग स्टेप बैक लेते हैं और हम लोग अपने आप को अज्यूम करते हैं कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग अभी मार्केट के अंदर आए हैं और हम लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो कोई भी अगर लेमैन मार्केट के अंदर आएगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, जिसका पहले से कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके फैमिली में कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस चलाने में, सब लोगों ने जॉब करी है आज तक, तो उसके दिमाग में सबसे पहले 4-5 क्या सवाल आएंगे? कोई भी अगर आप लोग बताना चाहे, आप लोग अपने आप को इमेजिन करिए कि आप लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और फिर आप लोग बताइए कि क्या रोड ब्लॉक्स आएंगे आपको बिजनेस शुरू करने के लिए। जैसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, हाँ, अब उसने मशरूम का बिजनेस स्टार्ट जी, किया, अब उसको कैसे ऑथराइज करेंगे? उसके पास कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑथराइजेशन। अच्छा, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसको लीड कर सके, उस बिजनेस को चालू रख सके, चला सके। अचार बनाएगा, कुछ बनाएगा, उस पे कैसे ऑथराइजेशन आएगी? हाँ, मतलब उसकी कैपेसिटी हम लोग ऐसे बिल्ड करें कि वो रन कर सके अपने बिजनेस को और लोगों को भी हायर कर सके जो उसकी सपोर्ट करें। उसके अलावा और क्या क्या आएगा? और सर एक चीज आपने बताया, इंश्योरेंस, जैसे किसी बेनिफिशियरी ने लोन लिया है, जी जी, जैसे उसने 1 लाख रुपीज लोन लिया है, बिल्कुल, उसमें जो 30,000 रुपीज है, हाँ, वो आप FDR में कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि उसके पास 70,000 हो गई ना। फिर वो तो ऑपरेशनल गाइडलाइंस वाले उसमें आ जाएगा, वो ऑपरेशन गाइडलाइंस वाले सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि एज अ जनरल एंटरप्रेन्योर जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या माइंडसेट में रोड ब्लॉक्स हम लोग के आते हैं? सबसे पहला तो सर ने बोला कि कैपेसिटी बिल्डिंग आएगी कि अगर मुझे सीखना है, दूसरा पैसा आएगा, तीसरा रिस्क आएगा कि मैं रिस्क कैसे ले सकता हूँ, मार्केट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मार्केटिंग मिलेगा। तो इसी टाइप के 4-5 जो मेजर इश्यूज होते हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी है हमारे मिशन युवा ऐप और पोर्टल के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि यार मैं लोन कहाँ से लूँ या फिर पैसा कहाँ से अरेंज करूँ। उसके बाद मैं अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अगर मुझे बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाने हैं, मुझे अपने फाइनेंशियल सॉर्ट करने हैं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो नहीं आता कि यार ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करते हैं, IRR कैसे निकालते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल कैसे बनाते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं 50,000 रुपए डाल रहा हूँ और मुझे 50,000 में से 10,000 के मेरे रॉ मटेरियल आएगा, 20,000 की मशीन आएगी, मुझे तो बेसिक चीजें पता है। उसके बाद मैं अगर अपना बिजनेस शुरू करता हूँ तो मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड मेरा बिजनेस है, अगर मान लीजिए मैं पश्मीना शॉल का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अगर उसको ऑनलाइन बेचना चाहूँ तो मैं कैसे बेच सकता हूँ? मैं ऐड कैसे रन कर सकता हूँ गूगल पे या फिर फेसबुक पे, ताकि मैं नए लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। तो उस टाइप के काफी सारे जो मेजर इश्यूज आते हैं बिजनेसेस, किसी भी बिजनेस को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेके आए हैं मिशन युवा ऐप एंड पोर्टल। ये मिशन युवा ऐप एंड पोर्टल के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो कि समराइज व्यू में अगर मैं आपको बताऊं, वो सारे पोर्टल आपको ये 4-5 चीजें करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो आप अप्लाई कर सकते हैं लोन्स के लिए एज अ नैनो एंटरप्रेन्योर, एज अ MSME और एज अ न्यू स्टार्टअप। आप लोग किसी भी टाइप के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं मिशन युवा के अंदर इस ऐप को यूज करके। उसके बाद आप डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो अभी तक चल रही हैं उसके अंदर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि मैं कौन सी और गवर्नमेंट स्कीम के लिए एलिजिबल हूं जिसका बेनिफिट मुझे मिल सकता है और अभी तक मुझे नहीं मिलता था। उसके बाद मैं अपने आप को अगर अपस्किल करना चाहता हूँ, किसी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना करना चाहता हूँ या फिर मैं नई स्किल सीखना चाहता हूँ अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो स्किल सीखने के लिए भी मेरे पास 25,000 से ज्यादा वीडियोस का एक डेटा सोर्स है जो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद मैं नए नए मार्केट्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ऑनलाइन मार्केट में अगर ONDC है तो ONDC के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे
ऑफलाइन मार्केट में ट्रेड फेयर्स के बारे में पता चलना है कि जम्मू कश्मीर में या फिर इंडिया में और कहीं पे बड़े ट्रेड फेयर्स हो रहे हैं जहाँ पे जाके मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ, तो वो कैसे हो सकता है। उसके बाद अगर मुझे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो कि बैंक को चाहिए होगी, इन्वेस्टर्स को चाहिए होगी, बाकी सारे लोगों को मुझे अपना बिजनेस शोकेस अगर करना है, तो वो डिटेल रिपोर्ट मुझे देनी होगी। तो वो मैं डिटेल रिपोर्ट कैसे बना सकता हूँ, वो भी हम लोगों ने इस ऐप एंड पोर्टल के अंदर रखा है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम लोग के ऐप एंड पोर्टल के अंदर मेजरली ये 4 मॉड्यूल्स हैं। अब मैं आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि हर मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने क्या बेनिफिट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला मॉड्यूल हम लोग का है अप्लाई फॉर स्कीम बेनिफिट्स। इसके अंदर कोई भी एप्लीकेंट जो है वो रजिस्टर करके लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। लोन का पूरा प्रोसेस अभी हम लोग आगे देखेंगे कि लोन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, बट ये वाले मॉड्यूल के अंदर वो क्लिक करके किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है मिशन युवा के अंदर। उसके बाद हम लोग का है दूसरा मॉड्यूल है वो है डीपीआर जनरेटर। डीपीआर इज बेसिकली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोग 2 तरीके से जनरेट कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। सबसे पहला तो आप लोग मैनुअली जनरेट कर सकते हैं। मैनुअली कैसे जनरेट होगा कि आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें फॉर्म के अंदर आपको काफी सारे सवाल दिए गए होंगे, आप वो सवालों का जवाब देंगे और आपका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर एक पीडीएफ बनके रेडी हो जाएगा, जो कि आप लोग लोन अप्लाई करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को कहीं पे शोकेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज हम लोगों ने दी हुई है कि आप लोग डीपीआर एआई के थ्रू भी बना सकते हैं। एआई के थ्रू आप लोग को डीपीआर अगर बनाना है तो उसमें एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिसमें मुश्किल से 7 से 8 सवाल हैं। वो सवालों का आप जवाब देंगे तो आपका एक रफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनके तैयार होगा, जो कि 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ होगा। उसको थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा, बट 70 to 80% काम आपका वो एआई बेस्ड डीपीआर जनरेटर आपका कर देगा। इसके साथ ही डीपीआर जनरेटर मॉड्यूल के अंदर एक और सब मॉड्यूल दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो के है हमारा डीपीआर रिपोजिटरी। डीपीआर रिपोजिटरी आप लोगों को इसलिए हेल्पफुल होगा कि अगर मान लीजिए मुझे बी कीपिंग का बिजनेस शुरू करना है और मुझे नहीं आइडिया है कि बी कीपिंग के बिजनेस में कैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इस ऐप के अंदर जाऊंगा, मैं वहां पे डीपीआर रिपोजिटरी खोलूंगा, मैं वहां पे सेक्टर सिलेक्ट करूंगा कि मुझे बी कीपिंग का सेक्टर मैंने सिलेक्ट करा है, और वहां पे जम्मू कश्मीर के पुराने जितने भी सक्सेसफुल बी कीपिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे उनका डीपीआर एज अ एग्जांपल मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं उसको एज अ रेफरेंस एज अ एग्जांपल यूज कर सकता हूं कि इन लोगों ने अपने डीपीआर में क्या क्या डिटेल्स ऐड करी थी, क्या क्या कॉस्ट का क्राइटेरिया रखे थे, कौन कौन सी टाइप की मशीन यूज करी थी, जो कि मैं भी यूज कर सकता हूं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा जो मेन मॉड्यूल है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 25,000 से ज्यादा वीडियोस का हम लोगों ने डेटाबेस बनाया है। इसमें हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे पोर्टल्स के साथ टाई अप करा है, जैसे नेशनल स्किलिंग पोर्टल हो गया, नेस्कॉम हो गया और बाकी सारे यूनिसेफ के पोर्टल्स हो गए। उनके वीडियोस, उनके जो सर्टिफाइड ई कोर्सेज होते थे, उनके अलग अलग टाइप के जो कोर्सेज होते थे वो हम लोग इस पोर्टल पे लेके आए, एंड इस पोर्टल के थ्रू ही वो सारे हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। इसमें काफी सारे कोर्सेज हैं जो कि सर्टिफिकेट बेस्ड हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो बिना सर्टिफिकेट के हैं, लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज हैं, सेक्टर वाइज कोर्सेज हैं, अलग अलग टाइप के कोर्सेज इसमें आपको मिलेंगे। उसके बाद क्योंकि हमारा मिशन युवा ऐप और पोर्टल सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स ही यूज नहीं कर रहे होंगे, ये स्टूडेंट्स भी यूज कर रहे होंगे जो कि आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ मॉड्यूल्स इसके अंदर डाले। सबसे पहला मॉड्यूल जो उनके लिए है, जो स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने इस ऐप के अंदर डाला है, वो है करियर काउंसलिंग का मॉड्यूल। इसमें कोई भी अगर स्टूडेंट है उसको किसी भी आगे सेक्टर में अपना करियर बनाना है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम का हो गया, या फिर मार्केटिंग हो गया, या इंजीनियरिंग या साइंसेस से रिलेटेड कुछ भी जॉब हो गई जिसमें आगे उसको लगता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, तो वो इस मॉड्यूल में जाके करियर काउंसलर्स की एक लिस्ट है सेक्टर वाइज, उनसे कनेक्ट कर सकता है और उनसे डिस्कस कर सकता है कि मुझे XYZ करियर में अपना फ्यूचर बनाना है, आप मुझे गाइड करिए कि क्या क्या स्टेप्स मैं ले सकता हूँ, किस टाइप के कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग का जो 5th मॉड्यूल है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स का मॉड्यूल। इसमें जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोगों ने लगाई हुई है, और आप लोग सब लोग क्या, हम लोग का बेसलाइन सर्वे आप लोगों को बताया होगा कि हम लोगों ने एक बेसलाइन सर्वे जम्मू एंड कश्मीर में करवाया था। हाउस होल्ड लेवल का हम लोगों का सर्वे था जिसमें हर हाउस होल्ड के मेंबर्स का हम लोगों ने कुछ डिटेल्स ली थी,
और वो डिटेल्स हम लोग के पास है, जो कि हम लोग इस मिशन को, इस स्कीम्स को और बेटर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग वो हाउस होल्ड सर्वे में कवर हुए थे, तो आप लोगों का डेटा यहाँ पे बैकएंड पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो अगर आप लोग इस स्कीम पे, इस मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्कीम्स ऑटोमेटिकली ये ऐप बता देगा कि आप कौन कौन सी और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं, एंड उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कितना बेनिफिट और मिलेगा। तो वो एक नॉलेज गैप जो था कि गवर्नमेंट स्कीम्स में मैं एलिजिबल भी हूँ, पता नहीं है मुझे, मैं कैसे अप्लाई करूँ, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो नॉलेज गैप यहाँ पे हम लोगों ने रिड्यूस करा है। उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ हमारे एंटरप्रेन्योर्स ही इस ऐप को यूज नहीं करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी इस ऐप को यूज करेंगे। तो उनके लिए एक और हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया है, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज का मॉड्यूल। जॉब अपॉर्चुनिटीज का मॉड्यूल हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में नए लोगों को हायर करने के लिए। वो इसके थ्रू ही यहाँ पे जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं कि मेरा अगर मान लीजिए कि मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस है और मुझे ग्राफिक डिजाइनर हायर करने हैं, तो मैं यहीं पे डाल दूंगा कि मैं मेरा XYZ बिजनेस है और मैं ग्राफिक डिजाइनर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर मैनेजर हायर करना चाहता हूँ अपने बिजनेस के लिए, और जो भी एलिजिबल लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू ही। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डबल इसमें बेनिफिट है कि एक तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, जो भी उनके एलिजिबल जॉब है, जिस भी जॉब वो करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में जो CV रेज्यूमे उनको डालना रहता है, वो रेज्यूमे भी इस ऐप के थ्रू वो बना सकते हैं। तो AI बेस्ड हम लोगों ने एक रेज्यूमे मेकर भी इस जो ऐप और पोर्टल के अंदर रखा है, जिसमें वो लोग अपनी बेसिक डिटेल्स जब फिल करेंगे तो उनका बहुत ही एक स्टैंडर्डाइज तरीके से रेज्यूमे और CV बन के आ जाता है, जो कि वो डायरेक्ट जॉब अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और मॉड्यूल है NOCs का। तो NOCs का मॉड्यूल बेसिकली हम लोगों ने गाइडेंस के लिए रखा है कि अगर कोई भी MSME है, न्यू एंटरप्रेन्योर है, या फिर किसी भी कैटेगरी का एंटरप्रेन्योर है, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वहां पे हम उसको सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ NOCs दे देते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर में कोई बिजनेस करना है या फिर आपको किसी और सेक्टर में कोई बिजनेस करना है, तो क्या क्या NOCs आपको रिक्वायर्ड होंगी। वो NOCs देने का काम उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का ही होगा, बट हम लोग उसको एक इंडिकेटिव लिस्ट दे देंगे कि आपको अगर आगे ये सक्सेसफुली बिजनेस चलाना है तो आगे जाके हो सकता है आपको ये 4-5 NOCs की और रिक्वायरमेंट हो जो अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं, और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, एक हम लोग अब वीडियो देखते हैं कि ऐप से रिलेटेड हमारे अंदर मतलब पूरा ऐप का एक ओवरव्यू का हम लोग वीडियो देखते हैं। जब आप अपना मोबाइल नंबर और OTP के थ्रू लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको पहली स्क्रीन ये दिखाई देगी, जिसमें हमने 9 मॉड्यूल आपके लिए रखे हैं। ये 9 मॉड्यूल 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहली कैटेगरी है स्टार्ट योर बिजनेस, दूसरी कैटेगरी है कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरी कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट, एंड चौथी और आखिरी कैटेगरी है एजुकेशन। आइए देखते हैं कि पहली कैटेगरी में क्या क्या मॉड्यूल हैं। पहली कैटेगरी में सबसे पहले मॉड्यूल है स्टार्ट योर बिजनेस अंडर मिशन युवा। इस पे क्लिक करने के बाद हमें टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस के डिटेल्स दिखते हैं। हमारे यहाँ पे 4 टाइप के एंटरप्राइजेस हैं: नैनो एंटरप्रेन्योर्स, MSME इन फोकस एंड सनराइज सेक्टर्स, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस एंड न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस। अब हम देखते हैं कि नैनो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे दिए गए अप्लाई बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा पेज ओपन होगा, जिसमें who can apply and how much support an applicant will get की डिटेल्स दी गई होंगी। इसके बाद जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आप अपने बिजनेस के डिटेल्स डाल के एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करके आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन आपको मिशन युवा के अंडर दिए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मॉड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 सब कैटेगरीज दिखाई देंगी। सबसे पहले है DPR जनरेटर मैनुअल, दूसरी कैटेगरी है DPR जनरेटर विद AI, एंड तीसरी कैटेगरी है अप्रूव DPR रिपोजिटरी। जब आप DPR जनरेटर मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो भर के आप अपना एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं।
आप AI के थ्रू भी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं अपने बिजनेस की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करके। अप्रूव DPR रिपोजिटरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो कैटेगरी दिखाई देंगी, DPR रिपोजिटरी एंड DPR एट अ ग्लांस। इसके थ्रू आप जो पुराने उद्यम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उनके सैंपल DPRs देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। गवर्नमेंट स्कीम मॉड्यूल जब आप ओपन करेंगे तो आपको 4-5 अलग सब मॉड्यूल्स दिखाई देंगे, जिसमें स्कीम एडवाइजर, गवर्नमेंट स्कीम, क्रेडिट लिंकेज, इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन जैसे सब मॉड्यूल्स हैं। जब आप स्कीम गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट और कैटेगरीज में डिवाइडेड अलग अलग स्कीम्स दिखाई देंगी, जिनके आप सिलेक्ट करके उनकी डिटेल्स देख सकते हैं और उन पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी आपको लिंक ऑफ एप्लीकेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल में क्या सुविधाएं दी गई हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल आता है जो कि है स्किल लर्निंग हब। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे सब मॉड्यूल्स दिखाई देंगे जिसके थ्रू आप अपनी अपस्किलिंग कर सकते हैं। ये सब मॉड्यूल्स हैं सर्टिफाइड ई कोर्सेज, फॉरेन लैंग्वेजेस, फ्यूचर स्किल्स, ऑफलाइन कोर्सेज एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि सर्टिफाइड ई कोर्सेज में किस किस प्रकार के कोर्सेज दिए गए हैं। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज के टाइप की, कोर्सेज के नेम की एंड पार्टनर की डिटेल्स डालने के बाद इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉड्यूल में क्या चीज़ें दी गई हैं। अब हम एम्प्लॉयमेंट मॉड्यूल अगर देखें तो इसमें दो सब मॉड्यूल्स दिए गए हैं, करियर काउंसलिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। करियर काउंसलिंग में जब हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि दो सब मॉड्यूल्स दिए गए हैं, करियर काउंसलिंग एंड करियर पाथ्स। अगर हम यहाँ पे किसी भी सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे दिए गए उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी काउंसलर हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी एंड आप उनसे एक कॉल का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मॉड्यूल में मिशन युवा ऐप में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज मॉड्यूल में जब हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉब पोस्टिंग, इंटरव्यू मॉक्स, इंटर्नशिप और CV जनरेटर जैसे सब मॉड्यूल्स हैं। अगर हम जॉब पोस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल्स पे किस तरीके की जॉब पोस्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो की जॉब पोस्टिंग के अलर्ट्स आए हुए हैं। उसके साथ ही अगर आप CV जनरेटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे AI के थ्रू अपने डिटेल्स फिल करके एक CV भी अपने लिए बना सकते हैं और ये CV का इस्तेमाल करके आप जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई स्कॉलरशिप्स की जानकारी दी गई है। अगर हम यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे एंड कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स आ जाएगी एंड उनका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी हमारे सामने आ जाएगा। तो ये है मिशन युवा ऐप। थैंक यू। तो ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा ऐप का। तो अभी इस सेशन के एंड में हम सब लोग वो ऐप को डाउनलोड भी करेंगे और उसको हैंड्स ऑन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसकी एक छोटा सा हम लोग ग्रुप एक्टिविटी भी करेंगे। बट ये सिर्फ वीडियो था आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए कि ऐप बेसिकली दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या सब मॉड्यूल्स हैं और किस तरीके से कोई भी अगर एप्लीकेंट होगा या सिटीजन होगा वो बेनिफिट्स को एक्सेस कर सकता है। अब हम देखते हैं कि BHDs का हम लोग के हमारे जो भी BHDs हैं उनका क्या रोल रहेगा मिशन युवा को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसमें कुछ एरियाज है वो मैप नहीं हो रहा। किस चीज में? ये जो ऐप है इसमें कुछ एरियाज मैप नहीं हो रहा। अच्छा, अभी देख लेंगे जब एक्टिविटी हम लोग करेंगे तो मैं आप लोगों के डाउट्स उसमें ऐप में सॉल्व कर दूंगा। अभी इसमें आगे चलते हैं कि एज SBDO मेंबर्स आप लोगों की क्या ब्रॉड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्रेडिट से रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर कोई एप्लीकेंट आ रहा है जिसको लोन्स के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि वो एप्लीकेशन प्रोसेस अपना पूरा करे। उसके अगर डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स उसके बने नहीं हैं या फिर किसी जगह किसी वजह से वो अपलोड नहीं कर पा रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्स उसके पूरे हो। उसके बाद जो भी वो फॉर्म भर रहा है वो एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी वो गलत इन्फॉर्मेशन ना भर रहा हो और उसका फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स डाली गई हो वो सारी सही हो। उसके बाद जो हमारा एप्लीकेंट है उसका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको और SBDO मेंबर्स जो रहेंगे उनको एज अ यूनिट काम करके उस एप्लीकेंट का प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा। वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्यूरेट रहे, उसमें सारी इंफॉर्मेशन सही हो और उसमें
कुछ भी मिसिंग ना हो वो इंश्योर करवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की रहती है। तो ये कुछ मेजर आप लोगों के अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज BHD मेंबर्स रहेंगे ग्राउंड पे। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेंट है तो किसी एप्लीकेशन की पूरी लाइफ जर्नी कैसी रहती है। कि अगर मान लीजिए मैं एज अ एप्लीकेंट हूं तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा लोन्स के लिए, फिर मेरे अप्लाई करने के बाद मेरी एप्लीकेशन जब SBDU BHD लेवल पे जाएगी तो वो लोग उसके साथ क्या करेंगे, फिर BHD SBDU लेवल जब उसको फॉरवर्ड करके DLIC के पास भेजेंगे तो वो लोग उस एप्लीकेशन का क्या करेंगे, एंड DLIC फाइनली जब बैंक के पास उसको भेज देगा तो बैंक क्या क्या एक्शंस एक एप्लीकेशन के ऊपर लेगा, वो पूरी जर्नी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो एज अ एप्लीकेंट अगर मैं मिशन युवा के अंदर लोन्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसकी हम लोग यहाँ पे जर्नी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे मिशन युवा का ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए मैं बेसिक अपने डिटेल्स डालूंगा, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, मेरा एजुकेशन प्रोफाइल क्या है, इस टाइप के बेसिक डिटेल्स डालने के बाद जब मैं रजिस्टर कर लूंगा तो मेरा ये लॉगिन पेज ओपन होगा जिसमें मुझे अपने फोन नंबर के थ्रू लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आप फोन नंबर अपना डालेंगे और OTP एक रिक्वेस्ट आप करेंगे तो यहाँ पे OTP का ऑप्शन आएगा। OTP आप जैसे ही डालेंगे उसके बाद आपका ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे तो सबसे पहली स्क्रीन आपको ये मेन स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें सारे मॉड्यूल्स की एक समरी दी गई होगी। इसमें हमारे मॉड्यूल्स जो 8 मॉड्यूल्स हैं मेजर, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहली कैटेगरी है हम लोगों की स्टार्ट योर बिजनेस कैटेगरी, दूसरी हमारी कैटेगरी है कैपेसिटी बिल्डिंग की कैटेगरी, तीसरी हमारी कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी, और फोर्थ और लास्ट कैटेगरी हम लोग की है एजुकेशन से रिलेटेड कैटेगरी। इन 4 कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने 8 हमारे मॉड्यूल्स को डिवाइड करा है। अभी क्योंकि अभी हम लोग एज एन एप्लीकेंट व्यू देख रहे हैं जो कि लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो अभी हम देखते हैं कि लोन एप्लीकेशन हमारे स्टार्ट योर बिजनेस वाले कैटेगरी के अंदर कहां पे आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे स्टार्ट योर बिजनेस वाली कैटेगरी में सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है कि स्टार्ट योर बिजनेस विद मिशन युवा। इस पे कोई भी एप्लीकेंट जब क्लिक करेगा तो उसको ये पेज ओपन होगा जिसमें उसको अपने टाइप ऑफ एंटरप्राइज सिलेक्ट करना होगा। टाइप ऑफ एंटरप्राइज सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली इस वाले पेज पे उसके पास सारी डिटेल्स होंगी कि नैनो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, नैनो एंटरप्रेन्योर को सरकार ने कैसे डिफाइन करा है, तो MSME फोकस एंड सनराइज सेक्टर क्या रहते हैं, उनकी क्या कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, क्या फाइनेंशियल कैटेगरीज हैं, उसको पूरी डिटेल यहाँ पे किसी भी एप्लीकेंट को यहाँ पे मिलेगी। और जैसे ही वो अपने हिसाब से अपना एंटरप्राइज चुनेंगे एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उनके लिए एक नया पेज ओपन होगा। इस वाले पेज में और डिटेल में उस टाइप ऑफ एंटरप्राइज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे मान लीजिए मैं एक नैनो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने मिशन युवा ऐप डाउनलोड करा, मैंने वहां पे अप्लाई फॉर लोन्स पे क्लिक करा और मुझे समझ में आया कि मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नैनो एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मैं 10 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो मैं जब क्लिक करूंगा उस पर तो मेरे लिए एक नया पेज ओपन होगा जिसमें हाउ मच सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट विल आई गेट का एक क्राइटेरिया होगा जिसमें मुझे पूरा डिटेल आउट करके बताया गया होगा कि कितना लोन अमाउंट सपोर्ट मुझे मिलेगा, कितना इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट मुझे मिलेगा, कितना मार्जिन मनी से रिलेटेड सपोर्ट मुझे मिलेगा, और अगर और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं किसी कैटेगरी के लिए तो वो कैटेगरी वाइज बेनिफिट्स मुझे क्या मिलेंगे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे उसके पास आ जाएगी एप्लीकेंट के पास। फिर इसके बाद जैसे ही वो आगे एप्लीकेशन फॉर्म पे आगे जाएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म हम लोगों ने 3 बहुत ही सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहली कैटेगरी हम लोग की है कि बेसिक डिटेल्स आप अपनी दे दो, बेसिक डिटेल्स की कैटेगरी है। दूसरी हम लोग की कैटेगरी है बिजनेस डिटेल्स की कैटेगरी, और तीसरी हमारी कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग की जो पहली कैटेगरी है जिसमें हम लोग को अपने बेसिक डिटेल्स देने हैं, उसमें अगर जैसा मैंने बताया था कि अगर बेसलाइन सर्वे का डेटा हम लोग के पास ऑलरेडी है आपका, तो ये सारी कैटेगरी के जो सवाल हैं वो ऑटोफिल होके आ जाएंगे। हमें ऑलरेडी पता होगा कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आप रूरल में हो, अर्बन में हो, आपका फोन नंबर क्या है, एक्सेट्रा। जितने भी सारी डिटेल्स हैं अगर बेसलाइन सर्वे में हम लोग के पास आपका डेटा है वो ऑटो फिल होके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपनी बिजनेस डिटेल्स भरनी पड़ेगी। बिजनेस डिटेल्स में हमें अपने बिजनेस का नाम भरना होगा, बिजनेस का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन भरना होगा कि किस टाइप का बिजनेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसकी क्या डिमांड है, एक्सेट्रा।
उसके बाद हमें सेक्टर सिलेक्ट करना होगा कि क्या सेक्टर, किस सेक्टर में स्पेसिफिकली हम लोग का बिजनेस लाई करता है, हम लोग की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रफली क्या होगी, वो सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कैटेगरी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हमारा पैन कार्ड है, हमारी फोटोज ऑफ बोरोअर है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बट एप्लीकेंट के लेवल पे कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने मैंडेटरी नहीं करा। वो बेसिक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आगे जाके जब उनका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा होगा उस टाइम पे भी वो फिल कर सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स। तो एप्लीकेशन के टाइम पे वो बिना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे भी अप्लाई कर सकते हैं मिशन युवा के अंदर। फिर एक बार जैसे ही वो सारी डिटेल्स अपनी फिल कर देंगे उसके बाद फिर वो फाइनल सबमिट करेंगे और उनकी एप्लीकेशन BHDs और SBDOs के पास चली जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कोई एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाती है और BHD और SBDOs के पास जब वो चली जाती है तो कैसे दिखती है। तो BHDs एंड SBDO मेंबर्स के लिए भी हम लोगों ने एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया है जिसमें आप लोगों की सेंट्रली क्रिएटेड लॉगिन आईडीज हैं, काफी सारे लोगों को मिल चुकी हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं मिली है आज हम लोग वापस से आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे अभी एक्टिविटी के टाइम पे। तो आप लोगों का जो पोर्टल है मिशन युवा का पोर्टल, जो एडमिन लॉगिन आप लोगों का होगा वो पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें आप लोगों को अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। आप लोग एक बार इसमें लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन आपको ये दिखाई देगी। इस स्क्रीन के अंदर सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये बॉक्सेस बने हुए हैं। ये बॉक्सेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बॉक्सेस आपको कोई भी एप्लीकेशन का ओवरव्यू देखने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इन बॉक्सेस में बेसिकली एक डैशबोर्ड व्यू आपको दिया गया है कि आपका, जैसे मान लीजिए आप किसी रीजन के SBDO हैं तो BHD हैं, तो आपके उस रीजन में कितनी एप्लीकेशन शुरू हुई, कितनी एप्लीकेशन DLIC के पास चली गई, कितनी एप्लीकेशन आपके पास पेंडिंग है, कितनी एप्लीकेशन बैंक के पास गई, बैंक ने रिजेक्ट कर दी, कितनी सारी एप्लीकेशन का पैसा डिस्बर्स हो गया, वो सारी डिटेल आपको ओवरव्यू में यही पहले पेज पे ही यहाँ पे दे दी जाएगी। उसके बाद फिर अगर आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये टेबल दिखाई देगा। इस टेबल में आप देखेंगे कि इंडिविजुअल एप्लीकेशंस की पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें आप देखेंगे कि एप्लीकेंट आईडी है, एप्लीकेंट नेम है, टाइप ऑफ एंटरप्राइज है कि किस टाइप के एंटरप्राइज की एप्लीकेशन वो है, एंड यहाँ पे साइड में आप देखेंगे कि व्यू का भी बटन है। व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओपन होने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस एप्लीकेशन ने कौन कौन से स्टेजेस पार कर लिए हैं, कि वो एप्लीकेशन कब सबमिट हुई थी, कब DLIC के पास गई, कब SBDO के पास गई, कब बैंक ने उसको सैंक्शन कर दिया, कब उसका पैसा रिलीज हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ पे पूरे उसके एक समरी व्यू यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरी एप्लीकेशन को। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया गया है कि आप जो भी पूरी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन भरी है अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स वो आप यहाँ पे ही डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप व्यू एंड वेरीफाई द एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन पूरी ओपन होके आ जाएगी। इसमें आप बेसिक चेक्स देख सकते हैं कि जितने भी फील्ड्स, रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उसमें सही इंफॉर्मेशन भरी हुई है कि नहीं भरी हुई। उसमें अगर नेम की फील्ड है तो उसमें नेम ही भरा हुआ है या फिर कुछ XYZ इंफॉर्मेशन तो नहीं लिखी हुई। अगर मान लीजिए कोई एड्रेस है तो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर फोन नंबर किसी ने अपना डाला है तो वो 10 डिजिट का ही फोन नंबर है या फिर 8 डिजिट का फोन नंबर डाल दिया है। इस टाइप के आपको बेसिक हाइजीन चेक्स इसमें करने होंगे। और उसके बाद आपको देखने होंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो बैंक की साइड से रिक्वायर्ड हैं वो अपलोडेड है कि नहीं है। इसमें आपको इस स्टेज पे आपको एप्लीकेंट का फोन नंबर भी मिल गया होगा। तो अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेंट ऐसा है जिन्होंने अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड सबमिट नहीं करा है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है बैंक के थ्रू वो उन्होंने सबमिट नहीं करा है, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं एंड उनसे वो डॉक्यूमेंट आप मांग सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 एक्शंस रहेंगे जो आप कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन को लेके। तो हम 3 केस के हिसाब से समझते हैं कि हम 3 क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला केस हम लोग का है कि किसी एप्लीकेशन, एक बार यहाँ पे बीच में आप लोग बात मत करिए यहाँ पे। हाँ, सबसे पहला केस हम लोग का है कि कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आई एज BHD मेंबर्स, SBDO मेंबर्स, और वो एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन एकदम ही गलत है। उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिटेड नहीं है। उसमें जहाँ पे नेम लिखना था वहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ पे एड्रेस लिखना था वहाँ नेम लिखा हुआ है।
जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोई रैंडम ही डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, जो ब्लॉक है वो ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस टाइप के एरर्स जो है उस टाइप के एप्लीकेशन में आप वो एप्लीकेशन वापस एप्लीकेंट को भेज सकते हैं। इसमें आप वहां पे यहाँ पे रिमार्क का एक ऑप्शन है, इस रिमार्क के ऑप्शन में आप रिमार्क में लिखेंगे डिटेल में कि क्या क्या आपके एप्लीकेशन में कमी है और आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, या फिर आप हमें रीच आउट करिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। उस टाइप की इंफॉर्मेशन के साथ आप एप्लीकेंट को वो एप्लीकेशन वापस भेज सकते हैं। दूसरी टाइप की एप्लीकेशन होगी जिसमें डॉक्यूमेंट सबमिटेड हैं, एक दो डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, वो बैंक से रिक्वायर्ड भी नहीं है, बेसिक स्पेलिंग के एरर्स थे या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी जो आपको ऑलरेडी पता है उस एप्लीकेंट के बारे में या उस रीजन के बारे में। तो उस केस में जहां पे बहुत बेसिक एरर्स हैं किसी भी एप्लीकेशन में, उसमें आप खुद से उस एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, आप खुद से वो स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं, आप खुद से उसका डिस्ट्रिक्ट नाम या फिर जो भी इंफॉर्मेशन गलत है वो वहां पे ठीक करके उसको डीएलआईसी के पास भेज सकते हैं। फिर तीसरी आपके पास एक टाइप की एप्लीकेशन आएगी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोडेड होंगे, जिसमें जो भी उन्होंने फॉर्म भरा है उसमें कोई एरर भी नहीं होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, सारे फील्ड्स हम लोग के जो होंगे वो फिल्ड होंगे। उस केस में आप उसको डायरेक्टली विद रिमार्क्स एसबी डीएलआईसी मेंबर्स के पास भेज सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का एसबीडीओ और बीएसडी लेवल तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि बीएसडी जब डीएलआईसी के पास कोई भी एप्लीकेशन को भेज देता है तो डीएलआईसी उस पर क्या एक्शन लेता है और कैसे उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। यहाँ आप लोग बात मत करिए सर, अभी बाद में कर लीजिएगा, अभी जरूरत नहीं, हम टाइम देंगे आपको ऐप डाउनलोड करने का, उसमें कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अब हम देखते हैं कि डीएलआईसी मेंबर्स जो हैं वो अपने लॉगिन में क्या क्या देखेंगे। तो डीएलआईसी मेंबर्स के लिए भी सिमिलर टाइप का लॉगिन बना हुआ है, उनके लिए भी एडमिन लॉगिन है, उनका अपना यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड है जिसके थ्रू वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे उनको भी एक सिमिलर टाइप का पेज दिखाई देगा जिसमें उनके डिस्ट्रिक्ट में कितनी एप्लीकेशन शुरू हुई, ब्लॉक वाइज क्या रेंज है एप्लीकेशंस का, उसके बाद कितनी एप्लीकेशंस बैंक के पास चली गई, कितनी एप्लीकेशन सैंक्शन हो गई, कितनी एप्लीकेशन एसबीडीयू या बीएसडी लेवल पे पेंडिंग है जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उनको एक समराइज व्यू में मिल जाएगी। उसके बाद उनके पास भी अगर यहाँ पे वो स्क्रॉल करेंगे तो उनके लॉगिन आईडी पे भी ये एक टेबल दिखाई देगा, जिस टेबल में बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था एप्लीकेंट वाइज इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, जिसमें एप्लीकेंट का आईडी रहेगा, एप्लीकेंट नेम होगा, टाइप ऑफ एंटरप्राइज होगा, एप्लीकेशन किस टाइप की यूनिट पे है, कब एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, उसका डेट एंड टाइम टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होगी। उसमें जब वो किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो उनके पास भी एक ये समरी पेज ओपन होगा जिसमें वो ट्रैक कर सकते हैं कि किसी भी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन अपनी कब स्टार्ट करी, कब एसबीडीयू के पास गई, एसबीडीयू ने अगर एप्लीकेंट को वो एप्लीकेशन वापस भेजी थी तो किस रिमार्क के साथ भेजी थी, किस टाइम पे भेजी थी, वो एप्लीकेशन रीसबमिट कब हुई, एसबीडीयू और बीएसडी मेंबर्स ने उस पर कितना टाइम लगाया डीएलआईसी को फॉरवर्ड करने के लिए, सारी डिटेल्स उनको यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन वाले सेक्शन में मिल जाएगी। उसके बाद जब वो व्यू एप्लीकेशन पे, और वो यहाँ पे भी वो उनके पास भी ऑप्शन रहेगा कि वो लोग भी यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब वो एप्लीकेशन देखने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनको भी एक सिमिलर टाइप का पेज दिखाई देगा जिसमें उनको पूरे एप्लीकेशन के पूरे डिटेल्स दिख रहे होंगे कि पूरी एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेंट ने क्या भरी है, एसबीडीओ ने जो भी अगर अलग अलग रिमार्क्स किसी भी स्टेज पे उस एप्लीकेशन को दिए हैं तो वो रिमार्क्स क्या है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं या फिर नहीं है। अगर सारी इंफॉर्मेशन सही है और आप लोगों को जो डीएलआईसी मेंबर्स हैं बेसिकली उनको लग रहा है कि एसबीडीओ और बीएसडी ने अपना काम सही करा है और इसमें कोई भी एरर नहीं है इस एप्लीकेशन में, तो वो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं बैंक के पास। बट अगर डीएलआईसी मेंबर्स को लग रहा है कि अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, ये 90% कंप्लीट है या 80% ही अभी कंप्लीट है और उसमें कुछ एरर्स उनको एक्स्ट्रा दिखते हैं जो वो ठीक करवाना चाहते हैं इस एप्लीकेशन में, तो वो रिमार्क्स के साथ एसबीडीओ और बीएसडी लेवल पे इस एप्लीकेशन को वापस भेज सकते हैं विद एक्शन फॉर यू कि आप लोग इसको ठीक करवा के हमारे पास वापस भिजवाइए 4-5 दिन के अंदर। एक बार जब डीएलआईसी किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा तो वो फिर एप्लीकेशन बैंक के पास चली जाएगी। तो बैंक के पास एप्लीकेशन जाने से पहले
हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखते हैं कि BHD मेंबर्स या फिर SBDU मेंबर्स या DLIC मेंबर्स, आप लोग क्या थंब रूल यूज करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं 4-5 कैटेगरीज हम लोग के पास है जिसके बेसिस पे एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन किसी भी एप्लीकेशन का हो सकता है। सबसे पहले तो है कि अगर किसी एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही गलत हो गया, जैसे आप देखेंगे कि नैनो एंटरप्रेन्योर्स के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम लोगों ने रखे हैं, अगर वो वुमेन कैटेगरी से हैं या फिर डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं। तो अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी कैटेगरी गलती से गलत सेलेक्ट कर ली है और आपको लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं बट वो सिलेक्ट नहीं कर पाए और उनको उसकी वजह से बेनिफिट कम मिल रहा है, तो उस बेसिस पे आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो ये बेसिक हो गया कि हम लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कंप्लायंस है। फिर उसका रेसिडेंसी, उसका सेक्टर, उसकी एज वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं है। उसके बाद फिर कंप्लीटनेस ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे हम उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटनेस ऑफ एप्लीकेशन में 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग अपनी इनपुट डिटेल्स भर रहे हैं कि हम लोग का नाम, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का नाम, हम लोग का बिजनेस का नाम, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं ये सही तरीके से फिल्ड हैं या फिर उसमें एक्सेस करके उन्होंने आगे भेज दिया है कि सिर्फ भरने के लिए भर दिया है। तो वो एक टाइप के इश्यूज हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज जो कंप्लीटनेस ऑफ एप्लीकेशन वाले पार्ट में आप लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट है कि नहीं है। इसमें आप लोग ये भी देखेंगे कि जहाँ पे आधार कार्ड अपलोड होना था वहाँ पे आधार कार्ड ही अपलोड है या फिर किसी ने कोई और रैंडम PDF अपलोड कर दिया है। जहाँ पे बोरोवर की फोटो अपलोड होनी थी वहाँ पे बोरोवर की ही फोटो है या फिर किसी बच्चे की या फिर कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उस टाइप के आप लोग यहाँ पे चेक्स करेंगे। उसके बाद फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमारी होगी उसकी फीजिबिलिटी आप लोग चेक करेंगे। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में क्योंकि आप लोग ही काफी ज्यादा गाइडेंस के एज अ मेंटोर और गाइड्स हेल्प कर रहे होंगे एप्लीकेंट्स की, तो आपको मेजरली पता होगा कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किसी भी सेक्टर की क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। तो उसका एक बेसिक सेंस चेक कि अगर एप्लीकेंट अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बना के आया है, उसने हमारे पोर्टल से नहीं बनाया है, तो वो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस है, उसमें IRR का समरी है, उसमें रीपेमेंट शेड्यूल है, उसमें बाकी सारे जो हमारे वर्किंग कैपिटल के कॉस्ट हैं या फिर हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं उसकी डिटेल्स दी गई है कि नहीं दी गई है, उसमें सेक्टर सही सिलेक्ट करा है, उसमें टाइम ऑफ एंटरप्राइज सही सिलेक्ट सही करा है या नहीं करा है। वो सारे बेसिक हाइजीन चेक्स आप लोगों को उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करने होंगे। उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो कि 1% से भी कम होंगे मेरे ख्याल से, जिसमें आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे ग्राउंड पे जाके चेक करना है कि ये एंटरप्राइज सही है कि नहीं है, मुझे फील्ड विजिट की फील्ड इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी इस एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए, DLIC को भेजने के लिए या फिर बैंक को भेजने के लिए। तो इन एक्सेप्शनल केसेस में आप लोग फील्ड वर्क भी कर सकते हैं, फील्ड विजिट भी कर सकते हैं उस एंटरप्राइज को देखने के लिए या फिर उस एप्लीकेंट से मिलने के लिए और इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए। तो ये बेसिक 4-5 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही DLIC, SBDU, BHD हमारे एप्लीकेशन को वेरीफाई कर देते हैं और बैंक के पास भेजते हैं, तो अब हम देखेंगे कि बैंक हेडक्वार्टर जो है वो उस एप्लीकेशन को कैसे ट्रीट करता है, कैसे प्रोसेस करता है और वो क्या क्या एक्शंस उस एप्लीकेशन के लिए ले सकता है। तो हमारे साथ विकास जी हैं जम्मू कश्मीर बैंक से, वो इसमें आगे हम लोग को एक्सप्लेन करेंगे। बैंक लॉगिन में हम जब लॉगिन करेंगे तो इसमें हर ब्रांच का